नमस्कार। आरो यारो और यूपीपीसीएस प्री के लिए घटनासार करंट अफेयर्स की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम घटनासार की अर्धवार्षिकी वाली करंट अफेयर्स की बुक को कवर कर रहे हैं। ये 8वां पार्ट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम से कुछ दिन पहले चाहे घटनासार हो चाहे घटना चक्र की आई दृष्टि वाली बुक हो, इसका एक कंप्लीट एडिशन आता है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में। तो वो भी मैं आपको यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। और आप ये मान करके चल सकते हैं, अगर आपने ये अर्धवार्षिकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से, इसके साथ साथ आप जो कंप्लीट एडिशन आएगा एग्जाम से पहले उसको पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, तो इन दोनों एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, जो चीज़ें पूछी जाएंगी, उसका मैक्सिमम पोर्शन आपका यहीं से कवर हो जाएगा। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बुक का फ्लो चल रहा है वो तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन आज के सेशन में दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगी। एक यूनियन बजट आपको आज ही यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ पशुपालन सांख्यिकी या एनिमल हस्बेंड्री का जो डेटा है महत्वपूर्ण है, वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। और आपकी जो विदेश व्यापार नीति है उसके बारे में भी इस सेशन में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ से छोड़ा था पिछले वीडियो में वहीं से शुरुआत करते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को पहला फर्नालियम मिल चुका है। इसमें से याद रखने की चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि ये जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है या किस स्टेट में है, तो ये केरल में है। ठीक है, तो केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को जो नीलगिरी तहर का घर भी माना जाता है, इसको पहला फर्नारियम हाल ही में मिला है, जो हिल स्टेशन में अपनी तरह का पहला जो है फर्नारियम है। ठीक है, तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखना है, ये केरला में है। देखिए ये बुक जो है काफ़ी लेंदी है, बुक छोटी सी है लेकिन इसमें जो कंटेंट दे रखा है काफ़ी लेंदी है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो यहाँ से आपको फोकस उन्हीं चीज़ों पे करना है जो मैं आपको यहाँ से बताते चलूँगा। मैंने पहले ही बुक को पढ़ रखा है और जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो उन्हीं चीज़ों पर आपको फोकस करना है। जो काम की चीज़ें नहीं है उन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फर्नारियम क्या होता है, ये टर्म बार बार यूज़ हो रहा है। फर्नारियम क्या है, तो फर्नारियम फर्न का एक संग्रह है जिसे पार्क के अंदर लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार फर्न की 52 प्रकार की जो किस्में हैं इसमें पहले ही लगाई जा चुकी हैं और पार्क में पाए जाने वाले फर्न की सभी 104 किस्मों को कवर करने की योजना इसमें बनाई गई है। ये पब्लिक के लिए कब से खोला जाएगा, तो ये 20 अप्रैल 2023 से खोला जाएगा, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं दिसंबर में, तो ये आप ये मान करके चल सकते हैं ये खुल चुका है 20 अप्रैल 2023 को। फर्न जो होते हैं ये स्वस्थ वनों के पारिस्थितिक संकेतक होते हैं। वे पौधों के एपीफाइटिक परिवार का हिस्सा हैं जो अन्य पौधों पर उगते हैं। तो यहाँ से आपका कुछ जो स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, बॉटनी से जुड़ा हुआ, जैसे फर्न क्या होता है, ये वनों के हेल्थ का एक तरह से कह सकते हैं इंडिकेटर होते हैं। फर्न स्वस्थ वनों की पारिस्थितिकी का संकेतक माने जाते हैं और ये पौधों के किस परिवार से आते हैं, एपीफाइटिक परिवार से आते हैं। वे पेड़ों से लीचिंग के जरिए पोषक तत्व और पानी प्राप्त करते हैं। पार्क के अंदर पेड़ों पर बड़ी संख्या में फर्न पाए जा सकते हैं जो एक स्वस्थ जंगल का संकेत है। यानी किसी भी जंगल की जो इकोसिस्टम होता है किसी भी फॉरेस्ट का, वो ठीक है कि नहीं है, सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसके इंडिकेटर के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि अगर वहाँ पर पेड़ों पर फर्न की संख्या ठीक ठाक है तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि जंगल जो है स्वस्थ है, बिल्कुल किसी भी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं चल रही है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि इसमें आया है, अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और यह राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। केरल वन और वन्यजीव विभाग, मुन्नार वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्रशासित एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यह विभिन्न स्थानिक प्रजातियों का घर भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी वित्तीय सूची की 100 प्रभावशाली महिलाओं में 5 भारतवंशी शामिल हैं। अमेरिका में भारतीय मूल की 5 महिला कार्यकारी अधिकारियों ने वित्तीय सेवा उद्योग में प्रमुख स्थान पाने और इसके भविष्य को आकार देने में मदद के लिए बैरन की प्रतिष्ठित अमेरिकी वित्तीय सूची में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में जगह बनाई है। तो याद क्या रखना है, ये जो 5 महिलाएं हैं जो मूल रूप से भारतवंश की हैं, तो इनको आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं। इसमें हैं आपकी अनु अयंगर, ठीक है, इनका संबंध है जेपी मॉर्गन से। और एरियल इन्वेस्टमेंट की हैं रूपल जे भंसाली। इसके अलावा मीना लकड़ावाड़ा, ठीक है, आपकी सोनल देसाई और सविता सुब्रमण्यम, ये 5 महिलाएं हैं जिन्होंने टॉप 100 में जगह बनाई है। बैरन जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का सहायक प्रकाशन है जो डो जोन्स एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पत्रिका ने सूची में शामिल सभी महिला अधिकारियों के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त किया है।
विदेश व्यापार नीति के बारे में बात करते हैं। इसमें से बहुत सी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि वो आपके काम की नहीं है और ना ही वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हीं पर आपको फोकस करना है। आपके पास अगर बुक है तो अपनी बुक में उसको अंडरलाइन या हाईलाइट करते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। विदेश व्यापार नीति 2023-24, इसके बारे में बात करते हैं। भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 को अपनी नई विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की है, जिसने 1 अप्रैल 2023 से 2015 में स्टार्ट की गई पिछली नीति की जगह ले ली है। ठीक है, तो 2015 में इससे पहली जो है लॉन्च की गई थी विदेश व्यापार नीति। अब जो है 31 मार्च 2023 को नई विदेश नीति आ गई है। ठीक है, तो जो है 15 वाली को इसने रिप्लेस कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इनका नाम याद रखेंगे, पीयूष गोयल जो हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। तो पीयूष गोयल ने नई बाजार नीति को जारी करते हुए ये कहा है कि सेवाओं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात सहित भारत का जो कुल निर्यात है वो 750 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करके इस वर्ष 760 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना है। इसके बाद में नीचे आते हैं। नई विदेश व्यापार नीति में 2030 तक भारत के कुल निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये टारगेट है, इसको याद रखेंगे। 2 ट्रिलियन डॉलर का जो निर्यात है, ये टारगेट जो है कब तक के लिए रखा गया है? 2030 तक भारत को इसे प्राप्त करना है, इसको याद रखना है यहाँ से। इसके बाद में नई विदेश व्यापार नीति जो है ये 4 प्रमुख स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहले इसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन आधारित प्रणाली को छूट और पात्रता आधारित व्यवस्थाओं से बदलना। दूसरा है कि इसका उद्देश्य निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के बीच को जो सहयोग है, कोऑपरेशन है, उसको बढ़ाना। तीसरा है इसका उद्देश्य लेन देन की लागत को कम करना, व्यापार संचालन में सरलता के लिए ई पहल शुरू करना। और अंत में चौथा जो इसका उद्देश्य है वो है कि देश के सभी हिस्सों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त निर्यात हब विकसित करना। नई नीति विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी, जिनको संयुक्त रूप से स्कॉमेट श्रेणी कहा जा सकता है, तो स्कॉमेट श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने का भी प्रयास करती है। तो यहाँ पे स्कॉमेट का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। स्कॉमेट में एस का मतलब है स्पेशल, सी फॉर केमिकल, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, एम फॉर मटेरियल्स, ई फॉर इक्विपमेंट्स एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेशल, केमिकल, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो है स्कॉमेट क्या होती हैं? ये दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं हैं जिनका यूज सिविल में भी किया जाता है, यानी सामान्य लोगों के द्वारा भी किया जाता है, मिलिट्री के द्वारा भी किया जाता है। व्यापार नीति के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। मौजूदा 39 शहरों के अलावा फरीदाबाद परिधान के लिए, मिर्ज़ापुर हाथ से बने कारपेट के लिए, मुरादाबाद ये भी कारपेट के लिए, वाराणसी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए, इन 4 नए शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस यानी टीईई के रूप में नामित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4 शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए नामित किया गया है। ये 4 शहरों के नाम आपको याद रखने हैं, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी और आपका यहाँ से फरीदाबाद हो गया। और चारों शहरों में किस किस चीज़ के लिए इनको यहाँ पे चुना गया है? तो फरीदाबाद को परिधान के लिए चुना गया है, मिर्ज़ापुर को हाथ से बने कारपेट के लिए चुना गया है, मुरादाबाद को भी कारपेट के लिए चुना गया है, वाराणसी को हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए चुना गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। इन शहरों के पास MAI मार्केट एसेस इनिशिएटिव ऑफ MAI योजना के तहत निर्यात प्रोत्साहन निधि तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच होगी और ये सभी शहर निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के तहत निर्यात की पूर्ति के लिए सामान्य सेवा प्रदाता लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ईच वन टीच वन एक पहल है जिसका नाम है ईच वन टीच वन। तो ईच वन टीच वन पहल की तरह 2 स्टार और उससे ऊपर के धारकों की रुचि रखने वाले व्यक्तियों को मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित भी इस नीति के तहत किया जाएगा। विभिन्न अनुमानों के अनुसार 2030 तक देश के ई कॉमर्स निर्यात की क्षमता 200 से 300 बिलियन डॉलर तक की सीमा तक जो है वो पहुंच जाएगी, ऐसा इस व्यापार नीति में कहा गया है। इसके बाद में आता है आपका 7 राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है। कब प्रदान की गई है? 17 मार्च 2023 को। और ये 7 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें इन पार्कों की मंजूरी की घोषणा हुई है? तो ये हैं आपके तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना,
मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी। तो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में इन पार्कों की स्थापना को मंजूरी मिली है, तो उसमें से कोई एक राज्य मान करके चलिए अलग से दे देगा, तो आपसे पूछेगा, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इन पार्कों को, ये तो हमने स्टेट्स की बात कर ली, अब स्टेट्स में भी जो है ये पार्कों को कहाँ पे बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मध्य प्रदेश के धार में, महाराष्ट्र के अमरावती में, तेलंगाना के वारंगल में, तमिलनाडु के विरुधनगर में और कर्नाटक के कलबुर्गी में, गुजरात के नवसारी में स्थापित किया जाएगा। और स्थापना का कार्य जो है वो 2027-28 तक पूरा किया जाना है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F, यानी 5F का मतलब है, पहली है फार्म, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। ये 5F वाला याद रखना, इसकी संभावना है कि आपसे पूछ ले, ठीक है। ये 5F का मतलब क्या है? पीएम मित्र मेगा पार्क की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य संयुक्त उद्यम मोड में स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी भी बनाएंगे, ये बात भी इसमें कही गई है। भारत को पीछे छोड़ के यूके जो है वो दुनिया का 6वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 22 फरवरी 2023 को यूनाइटेड किंगडम भारत को पीछे छोड़ करके $3.11 ट्रिलियन के बाजार के पूंजीकरण के साथ ही दुनिया का 6वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो ये याद रखेंगे इसका नाम। वर्ष 2022 में भारत जो था वो फ्रांस को पीछे छोड़ करके विश्व का 6वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बना था। यूके का बाजार पूंजीकरण भारत से $5.1 बिलियन अधिक था। अब यहाँ से इन 3 देशों के नाम आपको याद रखने, ये शीर्ष 3 बाजार पूंजीकरण वाले शेयर बाजार हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा स्थान आता है चाइना का, तीसरा स्थान आता है आपका जापान का। इसके बाद में स्वर्ण आभूषणों एवं स्वर्ण शिल्पकृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का HUID अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये HUID क्या होता है? ये होता है एक हॉलमार्क होता है, विशिष्ट पहचान संख्या इसको बोलते हैं। तो HUID की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। HUID की फुल फॉर्म है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, HUID, जिसका आदेश 3 मार्च 2023 को जारी किया गया था। 1 अप्रैल 2023 से ये प्रभावी हो गया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा BIS जो होता है, BIS के द्वारा HUID जो है जारी किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे कि जो HUID है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, जिसको BIS कहते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य आभूषणों की गुणवत्ता का परीक्षण करना होता है। शुरुआत इसकी सबसे पहले कब हुई थी? 2000 में हुई थी। 1 अप्रैल 2023 से पहले 4 डिजिट वाले पुराने हॉलमार्क के आभूषणों की बिक्री की अनुमति थी, जिसे अब 1 अप्रैल 2023 से प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। तो पहला जो हॉलमार्क होता था वो 4 डिजिट का होता था, अभी वर्तमान में इसको 6 डिजिट का कर दिया गया है। मध्य रेलवे के समूचे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मध्य रेलवे ने समूचे यानी समस्त ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, विद्युतीकरण कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मध्य रेलवे की टीम है उसकी सराहना भी की है। मध्य रेलवे के अनुसार अपने सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो लगभग 3825 किलोमीटर की लंबाई रखता है। सोलापुर डिवीजन पर मध्य रेलवे के अंतिम गैर विद्युतीकृत खंड, जिसका नाम है औसा रोड लातूर रोड, इसको भी इस साल फरवरी 2023 को विद्युतीकृत कर दिया गया। तो लास्ट वाला आपको याद रखेंगे, अंत यहीं से हुआ है, मतलब जो फाइनल टच हुआ है वो कहाँ से हुआ है? औसा रोड लातूर रोड, ये नाम आपको याद रखना है। मध्य रेलवे का अंतिम गैर विद्युतीकृत खंड था, जिसको लास्ट में जाकर के क्या कर दिया गया, मतलब विद्युतीकरण इसका कर दिया गया, इसको भी इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ दिया गया। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक हैं नरेश लालवानी, इन्होंने कहा है कि 100% विद्युतीकरण से क्या होगा कि ईंधन के खर्चे में भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाएगी? तो 3 फरवरी 1925 को हार्बर लाइन पर तत्कालीन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको कहा जाता था, अब जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, तो इसके बीच में और कुरला के बीच में जो है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 3 फरवरी 1925 को, याद रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 15 मार्च 2023 को विभाग के वार्षिक प्रकाशन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 का अनावरण किया है। अब यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, तो प्रमुख बिंदुओं पर आते हैं सीधे। 2021-22 के दौरान देश में कुल दूध का उत्पादन कितना, इस रिपोर्ट में बताया गया 221.06 मिलियन टन, ठीक है। और वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर जो दर्ज की गई थी वो कितनी थी?
वो आपकी थी 5.29%। ये परसेंटेज आपको याद रखना है। वर्ष 2021-22 में शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान को शीर्ष राज्य बताया गया है, जो पूरे देश का लगभग 15.05% दूध उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है, गुजरात का स्थान चौथा है और कर्नाटक का स्थान जो है वो पांचवा है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या थी, देखिए मैंने आपको जितने भी प्रमुख चीज़ों के प्रोडक्शन डाटा है वो आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हों या आपके खनन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, जो भी चीज़ें हैं पूरा का पूरा लेटेस्ट और अपडेटेड डाटा मैंने आपको प्रोवाइड कराया। तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन थी दुग्ध उत्पादन को लेकर के कि सर मिल्क प्रोडक्शन में आपका यूपी फर्स्ट स्टेट है या राजस्थान फर्स्ट स्टेट है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो बजट का डाटा जारी हुआ था यूपी वाला बजट, उसमें उत्तर प्रदेश को जो है शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य बताया गया था। लेकिन यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का डाटा, ये मैंने आपको पहले बताया भी है, ये बात मैंने आपको पहले बताई भी थी, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी पूछा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि एनिमल हस्बेंड्री के डेटा के अनुसार राजस्थान शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है। और वैसे देखा जाए यूपी के बजट के आधार पर देखा जाए तो यूपी जो है फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो इन दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। तो मुख्य रूप से आपको याद क्या रखना है कि देखिए दूध की जो दुग्ध उत्पादन का जो डेटा है वो मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है, वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। तो इस वाले डाटा को आप जो है ऑथेंटिक मानेंगे, यानी राजस्थान को आप पहला स्टेट मानेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। देश में कुल मांस उत्पादन जो है वर्ष 2021-22 के लिए 5.62% की वार्षिक ग्रोथ रेट के साथ में 9.29 मिलियन टन रहा है। कुल 5 प्रमुख मांस उत्पादक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र जो है अग्रणी मांस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो कि पूरे कंट्री का 12.25% मांस का प्रोडक्शन करता है। यूपी का स्थान इसमें दूसरा है, तो यूपी का रैंक याद रखना है, मांस उत्पादन में दूसरा है। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है और तेलंगाना पांचवें स्थान पर। ऊन के उत्पादन की बात करें तो 2021-22 के दौरान कुल ऊन उत्पादन 33.13 हजार टन है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.30% की गिरावट दर्ज की गई है ऊन के उत्पादन में। और 5 प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर है, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है, गुजरात तीसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश जो है पांचवें स्थान पर है। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। 2021-22 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी रही है भारत में, तो ये 444 ग्राम प्रतिदिन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है। यानी पिछले वर्ष जो है 17 ग्राम प्रतिदिन, 444 में से 17 माइनस कर लीजिए, इतना जो दूध था वो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है पिछले वाले डेटा में दी गई थी। तो पिछला वाला याद नहीं रखना है आपको, ये लेटेस्ट याद रखना है। 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दूध उपलब्धता है और पिछले वाले से 17 ग्राम प्रतिदिन अधिक है। 2021-22 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो थी वो 95 पीस जो है पर ईयर के हिसाब से थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 पीस पर ईयर के हिसाब से अधिक है। मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है 2021-22 के दौरान 6.82 केजी पर ईयर थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.30 केजी पर ईयर अधिक है। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर पशुधन का हिस्सा और कुल जीवीए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो स्थिर कीमतों पर, कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर पशुधन का हिस्सा 30.13% है और कुल जीवीए जो है वो 4.9% है। अब देखिए जो इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही बेसिक्स जिनने पढ़ रखे होंगे और एनसीईआरटी को अगर जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनके बेसिक्स क्लियर होंगे। सामान्य रूप में जो चीज़ें आती हैं, जीवीए क्या होता है, स्थिर कीमत क्या होती है, चालू मूल्य क्या होता है ना। तो अगर आपने एनसीईआरटी को अगर पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। नहीं पढ़ा है तो एक मैंने पूरी सीरीज़ बनाई थी 9 से लेकर के 12 तक की इकोनॉमिक्स की, उसमें से जो भी सिलेक्टेड चीज़ें हों वहाँ पर वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें के जो हमारी टर्मिनोलॉजी से जुड़ी हुई जो कन्फ्यूज़न है वो कहाँ पे दूर होंगी। तो जैसे बजट को हम समझते हैं, बजट में बहुत सारा ऐसा क्लिष्ट वर्ड आते हैं, मतलब टफ वर्ड आते हैं, टफ टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो आप बजट वाली चीज़ों से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जिसको भी टर्मिनोलॉजी में दिक्कत हो तो वो वहाँ से जो मेरी एनसीईआरटी वाली सीरीज़ है वहाँ से देख करके अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। इरेडा को आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिल चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 मार्च 2023 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको इरेडा के नाम से जाना जाता है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया है, आईएफसी का दर्जा प्रदान किया है। इसे पहले निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो अब इसको आईएफसी का दर्जा मिल चुका है। पहले इसको कौन सा दर्जा था, इसको निवेश और क्रेडिट कंपनी का दर्जा था, आईसीसी का दर्जा था। आईएफसी दर्जे के साथ में इरेडा सरकार के प्रति
2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की 500 गीगावाट स्थापित क्षमता के भारत के लक्ष्य में योगदान देता रहेगा। इरेडा के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा है कि आईएफटी का दर्जा इरेडा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो आरई वित्त पोषण के लिए अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने में सक्षम करेगा। इरेडा आरआई क्षेत्र के विकास के लिए एक मात्र भूमिका निभाना जारी रखेगा। इरेडा जो है ये 1987 से ऊर्जा हमेशा के लिए, ये इसका जो है स्लोगन है, आदर्श वाक्य। तो इस आदर्श वाक्य के साथ में ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रचार, विकास और फंडिंग करता चला आ रहा है। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? इरेडा 1987 से स्टार्ट हुआ था। एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला गेल जो है वो पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट बन चुका है, पीएसयू बन चुका है। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के साथ में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये पहला पीएसयू है। ठीक है, तो नाम इसका याद रखेंगे। एपीए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? करदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के हस्तांतरण मूल्य के संबंध में एक सर्टेनिटी प्रदान करना, निश्चितता प्रदान करना। प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 16 मार्च 2023 तक केंद्र का जो शुद्ध प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस का जो एक कलेक्शन है, ठीक है, रिफंड जारी करने के बाद में जो इनकम टैक्स रिफंड होता है लोगों को दिया जाता है बाद में, पहले डिडक्शन करने के बाद में जो आईटीआर जारी किया जाता है उसको माइनस करने के बाद में, लेस करने के बाद में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है वो कितना बड़ा है? वो 15.3% बढ़ करके 15.71 लाख करोड़ रुपए जो है रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 में। डायरेक्ट टैक्सेस कितने कलेक्ट हुए हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा है इसका प्रतिशत आपको याद रखना है। 15.3% इसमें ग्रोथ हुई है और ओवरऑल नंबर्स में अगर बात करें तो ये कितना रहा है? 15.71 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये पूरे वित्त वर्ष के लिए संशोधित लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए का 85.2% और बजट अनुमान 14.2 लाख करोड़ रुपए के करीब 10% अधिक है। 16 मार्च 2023 तक कॉरपोरेट आयकर संग्रह में 8.11 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर जो होता है उसमें 7.32 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसमें इस अवधि के दौरान प्राप्त 7.40 लाख करोड़ रुपए का अग्रिम कर संग्रह भी जो है शामिल है। जैसे कि मार्च में जब टैक्स डिडक्ट होता है तो उससे पहले कुछ जो एम्प्लॉय होते हैं या जो भी करदाता होते हैं वो एडवांस में टैक्स को कटाते रहते हैं, तो उसी को बोला जाता है अग्रिम कर। ठीक है, तो अग्रिम कर संग्रह भी जो है 7.40 लाख करोड़ का इसमें शामिल हुआ है। सरकार की राजस्व प्राप्ति। कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है 18.69 लाख करोड़ रुपए रहा है और शुद्ध कर प्राप्तियां 15.71 लाख करोड़ रुपए रही हैं। इसमें कॉरपोरेट कर 8.11 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर जो है वो 7.32 लाख करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, बेंगलुरु में पहली मैथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है 12 मार्च 2023 को। MD-15 जो है एक तरह से इनको एक नाम दिया गया। MD-15 का मतलब है 15% मैथनॉल के साथ में इसमें डीजल जो है मिक्स किया जाएगा। तो इन बसों का पायलट परीक्षण बेंगलुरु के विधान सौधा में कहा गया जो है किया गया था। M100 यानी 100% मैथोलाइल के प्रोटोटाइप को नितिन गडकरी द्वारा जो है लॉन्च किया गया। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लीलैंड मिलकर के इस परियोजना का संचालन करें। तो इतने सारे जो संस्था हैं मिलकर के इस परियोजना को चला रही हैं। परियोजना के एक हिस्से के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 3 महीने के लिए मुफ्त डीजल और मैथनॉल प्रदान करने का काम करेगा। मैथनॉल को गैसोलीन के साथ में मिश्रित किया जा सकता है या संशोधित इंजन वाले वाहनों में एक स्टैंड अलोन ईंधन के रूप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के बारे में। इसका उद्घाटन हुआ है 18 मार्च 2023 को। ठीक है, भारत व बांग्लादेश के बीच एक सीमा पर ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल तरीके से किया। दोनों देशों के बीच इस प्रकार पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन को भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया है। ये 131.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, याद रखेंगे। इस पाइपलाइन के द्वारा असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक जो है डीजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। आगे देखते हैं, इस पाइपलाइन का शिलान्यास दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में किया था। यानी जब ये काम स्टार्ट हुआ था तो सितंबर 2018 में स्टार्ट हुआ था। अब ये पूर्ण हो चुका है। इस पाइपलाइन की निर्माण की जो कुल लागत है, ठीक है,
कुल लागत है वो 377.08 करोड़ रुपए, जिसमें से भारत के हिस्से वाले भाग के लिए एनआरएल का निवेश रुपए 91.84 करोड़ रुपए है, जबकि बांग्लादेश के हिस्से के लिए ये 285.24 करोड़ रुपए अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है। केंद्रीय बजट 2023-24 की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में पेश किया। मोदी सरकार का कुल मिलाकर के ये कौन सा बजट है? 11वां बजट है, याद रखेंगे, ठीक है। और उनके दूसरे कार्यकाल का ये 5वां बजट है, ओवरऑल 11वां बजट है। पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, इस पर निर्भरता इस बजट में कम रखी गई है। पिछले वर्ष इस मद में 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे घटा करके इस वर्ष 50,000 करोड़ ही किया गया है। अब देखिए इसमें एक टर्म आया डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। अब आपको जिसने पढ़ा होगा, बेसिक पढ़े होंगे, उसको पता होगा विनिवेश क्या होता है, और उसकी समझ में भी आ गया होगा कि विनिवेश की बात हो रही है तो किन चीज़ों की बात की जा रही है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। ये सारे टर्म जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आधे घंटे में अगर आप उसको देख लेंगे ठीक तरीके से, तो आगे जब तक आप बजट पढ़ेंगे, बजट आपको हर साल पढ़ना है, मान के चलिए आपकी जॉब लग भी गई है तो भी बजट से अवेयर होना हमारा जो है कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो सरकार है, जिसको हमने चुन करके भेजा है, वो कर क्या रहे हैं ना। तो बजट पर नज़र आपकी होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं आपसे ये सलाह दे रहा हूँ कि सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, तो कौन सा टर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को बताता है, किस चीज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से क्लियर एक बार ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद में ही बजट को पढ़िएगा, ठीक है। देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 9 वर्षों में 2 गुनी होकर के 1.97 लाख रुपए हो गई है, ऐसा बजट में बताया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार में बढ़कर विगत 9 वर्षों में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत बन गया है, ऐसा बजट में बताया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कलेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण भी किया गया है। यहाँ से देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद अंतरण किया गया है, इनको इतना पैसा दिया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट भाषण में ये बताया कि इस बजट में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जो एक दूसरे की पूरक होने के साथ साथ अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करती हैं। तो जो 7 प्रायोरिटी हैं इंडियन गवर्नमेंट की, उनको सप्तर्षि नाम दिया गया है। तो ये 7 जो प्रायोरिटी हैं वो कौन कौन सी हैं? समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं तय करी गई हैं इस बजट के आधार पर, और इनको नाम क्या दिया गया है? सप्तर्षि का नाम इनको दिया गया है। मैं यहाँ से आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है बजट में, सारा डेटा कोई याद नहीं रख सकता है भैया, तो इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं और जहाँ से गत वर्षों में भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार का कुल व्यय जो अनुमानित था, ठीक है, वो था 39,44,909 करोड़ रुपए, जिसको संशोधित करके, मतलब पहले एक अनुमान लगाया जाता है, उसके बाद में जो है उसको संशोधित किया जाता है आकलन को। तो जो संशोधित आकलन है 2022-23 में, अनुमान कितने का था? 39,44,909 करोड़ रुपए का, और संशोधित आकलन में ये डाटा निकल कर के आया है 41,87,232 करोड़। ये जो है सरकार का कुल खर्च 2022-23 में अनुमानित किया गया है। तो ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है, 41,87,232 करोड़। 2023-24 के दौरान सरकार का कुल व्यय और भी अधिक रुपए 45,03,097 करोड़ बजट में प्रस्तावित है। केंद्र सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट 2022-23 के दौरान हुए कुल व्यय से 3,15,865 करोड़ रुपए अधिक होगा। तो 2022-23 का आपको याद रखना कितना था? 41,87,232 करोड़ रुपए। और ये जो अनुमान किया गया है 2023-24 का जो बजट आया था, इसमें कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान कितना व्यय होने की संभावना है, तो ये 45,03,097 करोड़ रुपए। अब इसमें आप देखेंगे वहाँ पे भी एक अनुमान लगाया गया था, लेकिन उस अनुमान से ज़्यादा व्यय हुआ, 41,87,232 करोड़ रुपए हुआ। तो अभी क्योंकि 2023-24
जो वित्तीय वर्ष है हमारा चल रहा है, जब इस वित्तीय वर्ष का अंत होगा, संशोधित आकलन जो आएंगे, तो ये जो डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 45 लाख वाला, ये जो है बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि आया नहीं है तो आपके लिए ये फाइनल है ना। तो 2023-24 में सरकार का जो कुल व्यय है ये 45,03,97 करोड़ रुपये बजट में प्रस्तावित किया गया है। ये पिछले वाले से 3,15,865 करोड़ रुपये ज़्यादा है। 2023-24 के लिए प्रस्तावित जो 45,03,97 करोड़ रुपए का व्यय है, उसमें से 35,02,136 करोड़ रुपए राजस्व खाते में व्यय होंगे और 10,09,61 करोड़ रुपए वो है पूंजी खाते में व्यय होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे राजस्व खाता आया, पूंजी खाता आया, इसी वजह से कह रहा हूँ सिर्फ 30 मिनट लगेंगे आपको। 30 मिनट में वो सारी चीज़ें वहाँ से बजट और जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई वीडियो है वो वहाँ पे देखेंगे और वहाँ से सारी चीज़ें आपकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ये सारी क्लियर हो जाएगी। 2023-24 में सरकार के पूंजीगत व्यय में 37.4% की वृद्धि प्रस्तावित है। तो ये डेटा कहाँ से आया? अभी हम 2022-23 का पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सरकार का व्यय दे रखा था, है ना। तो ये जो है 2023-24 के लिए है। तो जो व्यय 2022-23 के लिए था तो वो व्यय भी इसी तरीके से डिवाइड था। ठीक है, कौन सा व्यय पूंजीगत व्यय होगा और कौन सा व्यय राजस्व व्यय होगा। तो 2022-23 में जो पूंजीगत व्यय था गवर्नमेंट का, जो संशोधित आकलन में बताया गया है, उससे जो पूंजीगत व्यय है 2023-24 में 37.4% जो है उसमें ग्रोथ रेट जो है प्रस्तावित की गई है। ठीक है, 2023-24 में सरकार के कुल 45,03,097 करोड़ रुपए का जो प्रस्तावित व्यय है उसकी आपूर्ति किस किस तरीके से होनी है। उसमें से 26,32,281 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियों से पूर्ति की जाएगी और जो बचा हुआ 18,70,816 करोड़ रुपया है वो पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त करने की जो बात है वो बजट प्रस्तावों में कही गई है। आगे बढ़ते हैं। प्राप्तियों और व्ययों का जो अनुमान है 2023-24 का, इसमें राजस्व घाटा जिसको रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है, ये कितना है? ये 8,69,855 करोड़ रुपए रहने का अनुमान इस बजट में लगाया गया है। तो इसमें से देखिए फिर दोबारा से एक टर्म आता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो बजट अगर आप पढ़ रहे हैं तो 30 मिनट निकालिए और हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल कन्फ्यूजन को अपनी को दूर कर दीजिए। जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी आपको बिल्कुल 1 to 1 क्लियर हो जाएंगी, तो जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसको एक बार देख लेंगे तो फिर आपको मज़ा आने लगेगा बजट पढ़ने में। वो टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ लेंगे तो आपको बजट को समझने में जो है, क्योंकि बजट बोरिंग लगता है जनरली, हम देखते हैं तो बजट बड़ा बोरिंग सा लगता है, या जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे आता है इसको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, याद रखने में मज़ा नहीं आता है। तो अगर आप ये टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे इसके बाद में फिर दोबारा से जब आप बजट को पढ़ेंगे तो फिर आपको चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। ठीक है, तो राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? 8,69,855 करोड़ रुपए और ये जो है जीडीपी का 2.9% होगा। ये इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न काफ़ी बार यूपीपीसीएस ने पूछा है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी वित्तीय वर्ष में जो आपका राजस्व घाटा है वो जीडीपी का कितना परसेंटेज है। तो इस तरीके से काफ़ी बार प्रश्न पूछा है। तो ये 2.9% है 2023-24 के बजट अनुमानों में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023-24 में राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, वो राजकीय घाटा था, ये राजकोषीय घाटा है, तो अलग अलग हैं दोनों। तो फिस्कल डेफिसिट जो है ये 17,86,816 करोड़ रुपए बजट में अनुमानित किया गया है और ये जीडीपी का कितना परसेंट है? ये जीडीपी का 5.9% है राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब आपको पता है कि 2020-21 के आसपास वो कोविड की सिचुएशन थी, तो 20-21 में ये जो घाटा था, राजकोषीय घाटा था, ये जीडीपी का 9.2% तक रहा था, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। 2021-22 में जीडीपी का 6.7% रहा और अभी जो अनुमान बताया गया है उसमें से 5% के आसपास रहने का जो है उम्मीद है। लक्षित राजकोषीय घाटा में 2025-26 तक 4.5% से नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है 2023-24 के बजट में। 2023-24 में प्राथमिक घाटा जो है, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट जो है, ये जीडीपी का 2.3% अनुमानित किया गया है। ब्याज की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपने देखा होगा, आपको मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सरकार को आने वाला और सरकार के हाथ से खर्च होने वाला जो पैसा होता है उसकी मदें क्या क्या हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आय जो है सरकार को कहाँ से होती है और सबसे ज़्यादा व्यय जो होता है गवर्नमेंट का वो कहाँ पे होता है। तो ये यहाँ से याद रखेंगे, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं
क्योंकि आपके पेपर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लगा रहे होंगे या बजट के प्रश्नों का आकलन आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि बजट में से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको अब मतलब आपसे 10 साल पहले के पेपर्स में भी देखेंगे तो भी मिल जाएगा, ये आपको एवरग्रीन क्वेश्चन है। ब्याज अदायगी जो होती है सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद होती है, यानी सरकार के द्वारा बाहर से जो ऋण लिया जाता है तो कुछ ऋण उसमें ऐसे होते हैं जो अल्पकालिक होते हैं, कुछ ऋण जो होते हैं वो लंबे समय के लिए लिए जाते हैं। तो उन ऋणों पर जो ब्याज गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है वो सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद होती है। तो ब्याज अदायगियों के लिए ब्याज का पैसा देने के लिए 2023-24 के बजट में 10,79,971 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यहाँ से बस इतना ही याद रखना है आपको, ब्याज सबसे बड़ी मद होती है सरकार के खर्च की, और 2023-24 में कितने करोड़ रुपए ब्याज अदायगी के लिए रखे गए हैं, तो 10,79,971 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। 23-24 में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन जो किया गया है वो 5.94 लाख करोड़ का है। इस क्षेत्र में यह पिछले वर्ष के आवंटन से 13% अधिक है, और कुल बजट का कितना हिस्सा है, 13.18%। यानी कि भारत सरकार जो है, आप देख रहे होंगे रक्षा बजट पर जो है वो ठीक ठाक पैसा खर्च कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे सब्सिडी। सब्सिडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायकी बोलते हैं। सब्सिडी से आप सभी परिचित होंगे। प्रमुख सब्सिडी के लिए 2023-24 के बजट में 3,74,707 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उस पर जो सब्सिडी होती है उसके लिए 1,75,100 करोड़ रुपए। उर्वरक या फर्टिलाइजर जो होते हैं कृषि क्षेत्र में किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है खाद वगैरह पे, तो उसके लिए 2,257 करोड़ रुपए, 1,75,100 करोड़ रुपए सब्सिडी के लिए हैं। थोड़ा गलत हो गया, 1,75,100 करोड़ रुपए आपके उर्वरक सब्सिडी के लिए हैं। 1,97,350 करोड़ रुपए ये आपके खाद्य सब्सिडी के लिए हैं, और पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 2,257 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। करों की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे पहले 2020-21 में शुरू की गई आयकर प्रणाली को बढ़ावा देते हुए इसमें आयकर में छूट के लिए आय की सीमा को पहले 5 लाख जो हुआ करती थी उसको अब 7 लाख कर दिया गया है। और कर जो टैक्स स्लैब होते हैं, ठीक है, आप में से अगर कोई जॉब में होगा या सरकारी नौकरी कर रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग नौकरी के बाद में भी या कहीं पे भी आप नौकरी कर रहे होंगे तो आपको इनकम टैक्स पे करना होता होगा। तो उसमें जो टैक्स स्लैब होते हैं वो पहले 6 स्लैब्स थे इनकम टैक्स के, ठीक है। अब उनको घटा करके कितना कर दिया गया है, 5 कर दिया गया है। वो टैक्स स्लैब कौन कौन से हैं अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा इसी वीडियो में। जैसे यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, बजट में जो रुपया आता है, ठीक है, तो एक तरह से आप मान करके चलिए पूरा बजट 100 पैसे का है, यानी 1 रुपये का है, 100 पैसे का है। 100 पैसे में से सबसे ज़्यादा पैसा जो गवर्नमेंट को आता है वो कहाँ से आता है, उधारी से आता है। यानी सरकार जो कर्जा लेती है, ठीक है, या सरकार को जहाँ से भी रेवेन्यू मिलता है उस चीज़ से जो है सबसे ज़्यादा पैसा आता है। लगभग 34% पैसा जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। तो यहाँ से दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि बजट में सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को जो मिलता है, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा क्या है, यानी जो पैसे का आगमन होता है सरकार के पास में वो बाहरी ऋण वगैरह जो होते हैं, उधार वगैरह जो होते हैं वहाँ से होता है। और बजट में रुपया जो जाता है, यानी जो गवर्नमेंट को पे करना होता है, उसकी सबसे बड़ी मद क्या है, ब्याज का जो है दिया जाना या ब्याज को अदा किया जाना। ब्याज की अदायगी जो होती है लगभग 20% जो है टोटल बजट का वो चला जाता है ब्याज अदायगी में, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें स्टार्टिंग से याद रखना कि जैसे इनकम की बात करेंगे तो उधार और अन्य देयताएं पहले नंबर पर, दूसरे स्थान पर दूसरी जो सबसे बड़ी मद है बजट में रुपए के आने की वो जीएसटी और जो अन्य टैक्सेस होते हैं उनकी है। तीसरे स्थान पर आपका इनकम टैक्स है, चौथे स्थान पर आपका निगम कर है, ठीक है। और बजट में जो रुपया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा ब्याज अदायगी में जाता है। दूसरे स्थान पर जो पैसा जाता है वो आता है आपका जो टैक्स और शुल्क जो होते हैं उनमें जो राज्यों का हिस्सा होता है, राज्यों को जो दिया जाता है केंद्र के द्वारा, उसमें जाता है। तीसरे नंबर पर जो पैसा खर्च होता है वो केंद्र क्षेत्र की जो योजनाएं हैं वहाँ पर एक बड़ा अमाउंट खर्च किया जाता है, और चौथे जो केंद्र की प्रायोजित योजनाएं हैं उनमें, और पांचवा वित्त आयोग या अन्य अंतरण जो होते हैं राज्यों को जो पैसा दिया जाता है उसमें जो है बजट में रुपया जाता है, ठीक है। तो ये आगमन और निगमन पैसे का यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा। नई कर प्रणाली की हम ही बात कर रहे थे, हम न्यू टैक्स जो प्रणाली है उसके अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री रखा गया है। लेकिन 7 लाख से अगर एक भी रुपया ज़्यादा हुआ तो टैक्स जो है वो 7 लाख से ऊपर की इनकम पर नहीं लगेगा। उसकी गणना निम्न तरीके से की जाएगी जिसको आप यहाँ पे समझिए, ये टैक्स स्लैब हैं, ठीक है।
इन्हीं को बोलते हैं टैक्स स्लैब। जैसे मान करके चलिए 7 लाख तक की किसी की एक वित्तीय वर्ष में इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, और 7 लाख से अगर 7 लाख 1 रुपया भी उसकी इनकम हो गई तो उसका मतलब है गणना किस तरीके से की जाएगी, यहाँ पर आप देखिए 3 लाख से ऊपर की आय पर की जाएगी, यानी फिर 7 लाख को छोड़ देंगे। 7 लाख तक अगर उसकी टोटल इनकम हो रही है तो कोई टैक्स है ही नहीं, समझिए कोशिश कीजिए, 7 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, लेकिन 7 लाख से एक पैसा भी अगर ज़्यादा गया, 1 रुपया भी अगर ज़्यादा हुआ तो उसका मतलब है अब टैक्स की कैलकुलेशन 3 लाख से अधिक वाली आय पे की जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे जैसे किसी की मान के लिए 7 लाख 1 रुपये है, तो 7 लाख 1 रुपये में हम 3 लाख पे से जो है काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो 3 लाख से ऊपर कितनी आय है, 4 लाख 1 रुपया, यही तो है जो 3 लाख से ऊपर की आय है, तो 4 लाख 1 रुपया। तो यहाँ से हम देखेंगे देखिए 3 लाख से अधिक किंतु 6 लाख तक, तो 3 से 6 लाख तक 3 रुपये हो गए, 3 लाख रुपये हो गए, उसका 5% टैक्स हो जाएगा। अब ऐसी इनकम जो 6 लाख से ज़्यादा है लेकिन 9 लाख से कम है, तो वहाँ पर कितना पैसा बच रहा है, 6 लाख तक तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पर पैसा बचेगा आपका 6 लाख से ऊपर कितना है, 1 लाख 1 रुपया। तो 1 लाख 1 रुपये का 10%, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसका 5% 3 लाख का और 1 लाख 1 रुपये का 10%, इन दोनों को ऐड कर देंगे और वही क्या हो जाएगा, उसका इनकम टैक्स हो जाएगा जो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है टैक्स स्लैब है। नई कर व्यवस्था के तहत अब भी वेतन भोगियों को 50,000 तक की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, मानक कटौती होती है, वो जो है उपलब्ध यहाँ पर कराई गई है, अनुमन्य की गई है। पहले भी थी, अभी भी उसको जारी रखा गया है। स्टार्टअप को आयकर लाभ प्राप्त करने की सीमा बढ़ा करके 31 मार्च 2024 कर दी गई। इसका मतलब है जो भी छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, आजकल स्टार्टअप शब्द जो है बड़ा प्रचलन में है, आपको पता है, हर कोई अपना स्टार्टअप लगा रहा है। तो स्टार्टअप जो शुरुआत की गई है, जिसकी भी कोई भी काम किसी ने स्टार्ट किया है, तो उसकी जैसे मान करके चलिए इनकम शुरुआत में हो रही है या नहीं हो रही है, तो उनको 31 मार्च 2024 तक टैक्स से फ्री रखा गया है। ठीक है, लाभ आयकर का जो बेनिफिट है उनको मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा, 31 मार्च 2024 तक मिलता रहेगा, जो भी नए नए स्टार्टअप्स हैं, और उसके बाद में जो है ये भी जो है इनको भी टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक रसोई पर चिमनियों की हीट कॉयलों पर आयात शुल्क को 20% से घटा करके 15% करने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क जो है उसमें 16% की वृद्धि जो है नए बजट में करी गई है। रेलवे की बात करेंगे तो भारतीय रेलवे के बजट में रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटन करे गए हैं। सीतारमण ने पिछले बजट में रेल उद्योग के लिए 1,40,367.13 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो इस साल का आपको याद रखना है, रेलवे के लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वो 2.4 लाख करोड़ रुपए का है। भारतीय रेलवे कम से कम 500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण करने, 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने और महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास योजना को लागू करने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 35 हाइड्रोजन ईंधन आधारित तनों के ट्रेनों के साथ में आने के लिए तैयार है। इसके अलावा साइड एंट्री वाले 4500 नई डिजाइन वाले ऑटोमोबाइल करियर कोच, 5000 LHB कोच और 58,000 वैगन के निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जो है इस बजट में दर्शाई गई है। और सरकार की योजना है कि अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेनें जो है भारत में स्टार्ट कर दी जाएं। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं देखते हैं। हाई प्रोफाइल बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा इस बजट में की गई है। पौष्टिक अनाजों को स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त तथा किसानों के लिए भी लाभदायक मानते हुए भारत को इनके उत्पादन के लिए वैश्विक हब बनाने की आकांक्षा इन अनाजों को श्री अन्न नाम देते हुए, यानी जो मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज जो होते हैं, पौष्टिक अनाज जो होते हैं, उनको नाम क्या दिया गया, श्री अन्न का नाम दिया गया है। तो ये नाम इनको देते हुए इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में है, इसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बजट में घोषणा की गई है। श्री अन्न या जो मिलेट्स होते हैं उसमें कौन कौन से अनाज आते हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कूटू हो गया, रामदाना हो गया, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीनी, समा, ये सारी चीज़ें श्री अन्न में जो है शामिल की जाती हैं। 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण की अप्रयुक्त राशि से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन एक योजना है। ये गोबरधन का मतलब क्या है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन,
ये जो योजना है 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ में 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र जो है इस योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। लोगों को स्किल दी जाएगी ताकि वो अपने देश से बाहर जाकर भी जो है काम कर सकें। अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित करने का भी बजट में प्रस्ताव रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया इसके उन्मूलन के लिए ये जो कार्यक्रम है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही प्रारंभ करने की घोषणा बजट में की गई थी। सरकारी कर्मचारियों उनका कौशल बढ़ाने और उन्हें जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच आई गोट कर्मयोगी का भी शुभारंभ इसमें किया गया है। इसके अलावा भूगोल भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल और बाल किशोर पुस्तकालय की स्थापना का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 सालों में प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन, जिसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन, ये लागू करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति अवेयरनेस, पोषण और इसके सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम पीएम प्रणाम जिसका नाम है, ठीक है। तो वैसे तो आपको यहाँ से पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि पीएम प्रणाम का जो कह सकते हैं उद्देश्य है वो क्या है। इसका है कि धरती का पुनरुद्धार करना, इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाना, इसका पोषण करना और जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस पृथ्वी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है उसके लिए सुधार हेतु जो भी चीज़ें हैं उन पर काम करना, ठीक है। तो जो पीएम प्रणाम है इसका मतलब है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ये कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम जो खेती बाड़ी में जो भी रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पृथ्वी जो है या हमारी जो मृदा है वो विषाक्त होती चली जा रही है। तो इसके स्थान पर जो भी जैविक उर्वरक हैं या ऐसे उर्वरक के विकल्प तलाशने के बारे में विचार किया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं मिट्टी के लिए ज़्यादा हानिकारक न हो, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा बजट में एक नई लघु बचत योजना जिसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र, ये शुरू की जाएगी। 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की जमा की सुविधा जो है इस योजना के तहत दी जाएगी। सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा, वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। और इसके तहत जो है जो सीमावर्ती गाँव हैं उनका विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएँ जो है इन गाँवों को प्रदान की जाएंगी। अब यहाँ पर ये जो लिस्ट दे रखी है 2023-24 के बजट के आधार पर, यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ों में कितना जो है कह सकते हैं व्यय का अनुमान यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो व्यय होता है गवर्नमेंट का वो ब्याज अदायगी में होता है। तो यहाँ पे 10,79,971 करोड़ रुपए जो है ये हाईएस्ट मद है भारत सरकार के व्यय की, ठीक है। दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तीसरे स्थान पर रक्षा विभाग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और उसके बाद में सब्सिडी जो कि सरकार अलग अलग चीज़ों पे प्रदान करती है, ठीक है। और राज्यों को जो पैसा अंतरण किया जाता है। तो ये प्रमुख 5-6 चीज़ें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा व्यय बजट के अंतर्गत जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष चीज़ों में कितना कितना व्यय किया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कृषि और उससे जुड़े हुए जो कार्यकलाप हैं उसमें 82,214 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। पीएम किसान योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए 5,892 करोड़ रुपए का जो व्यय है वो प्रस्तावित है। कुल आपको पता ही है, कई बार यहाँ पे ये डाटा आपके सामने आ चुका है कि कुल व्यय का जो प्रस्ताव किया गया है 2023-24 के बजट में वो है 45,03,097 करोड़ सॉरी। आगे देखते हैं। बजट 2023-24 में कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गई है, उसमें से कुछ प्रमुख योजना यहाँ पे दी जा रही हैं। जैसे मिस्टी योजना, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित मिस्टी योजना का मतलब है समुद्री आवास और परियोजना के लिए मैंग्रोव से जुड़ी हुई योजना है। इसके तहत भारत के समुद्र तटीय और साल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव की सुविधा प्रदान करना है। यह कार्यक्रम मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। फिर इसके बाद में आती है आपकी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना,
ठीक है, पीएम विकास योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहली बार विश्वकर्मा के लिए बजट में सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है। इस नई योजना के तहत वे अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी गुणवत्ता पैमाने और उसकी पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ में इंटीग्रेट करने में सक्षम बनाने का काम इस योजना के तहत किया जाएगा। कृषि वर्धक निधि जो है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, ये युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोल सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित करने का बजट में जो है प्रस्ताव किया गया है। इस निधि का उद्देश्य है किसानों के सामने जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उनका नवोन्मेषी तरीके से समाधान उपलब्ध कराना। ये कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता और लाभप्रदता को जो है बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी भी जो है लेकर के आएगी। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, भारत सरकार रुपए 2200 करोड़ रुपए के खर्च से उच्च मूल्य बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम को स्टार्ट करेगी। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न, भारत दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित है वर्तमान में, और भारत में कई प्रकार के श्री अन्न उगाए जाते हैं जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कूटू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और समा। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि ये संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है। टारगेट रखा गया है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का जो है पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया जाएगा। तो ये जो टारगेट है ईयर का, ये आप याद रखेंगे, 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0 से लेकर के 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सहयोग परक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के बारे में यहाँ पे बात की गई, पहले भी इसके बारे में हमने बताया है। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे विभिन्न जो डोमेन हैं उनमें अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये कितने ब्लॉकों को कवर कर रहा है, 500 ब्लॉकों को कवर कर रहा है। प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह जो हैं, ठीक है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन को स्टार्ट किया जाएगा। इसमें पीवीजीटी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 सालों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी अवसंरचना विकास निधि RIDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इस निधि का मैनेजमेंट राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। सरकार इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा जो है बजट में की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं। इस विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव इस बजट में सरकार के द्वारा रखा गया है। देखिए पीएम जो प्रमाण लिख गया यहाँ पे, ये पीएम प्रणाम है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जो पीएम प्रणाम योजना है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है। 2022-23 में बढ़कर के 2.60 लाख करोड़ रुपए होने का संशोधित अनुमान जताया गया था, जो पिछले वर्ष के 1.55 लाख करोड़ के आंकड़े से 67.7% अधिक है। अमृत धरोहर, आर्द्रभूमि जैव विविधता को धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है और सरकार अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इसके विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। तो अमृत धरोहर जो योजना है या जो कार्यक्रम है, ये किससे जुड़ा हुआ है? आर्द्रभूमि जो होती हैं उनके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, इतना आपको याद रखना है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 सालों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा इस बजट में कहा गया है। ये योजना 4.0 जो है ये कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नए जीवन के या नए युग के जो पाठ्यक्रम हैं उसको जो है इसमें शामिल करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए अलग अलग स्टेट्स में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की भी इसमें बात की गई है। पर्यटन देखो अपना देश, एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से कम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा, जो पर्यटन देखो अपना देश के तहत जो है चूज किए जाएंगे। इसके बाद में आता है सबसे अंत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 4 जनवरी 2023 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी और मिशन के लिए जो प्रारंभिक व्यय है वो 19,744 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है, जिसमें साइट कार्यक्रम, ये साइट कार्यक्रम किसके तहत चलाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत जो साइट कार्यक्रम है इसके लिए 17,940 करोड़ रुपए, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपए, अनुसंधान यानी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ और अन्य मिशन के जो भी पार्ट होंगे उनके लिए 388 करोड़ रुपए जो है इसमें बताए गए। कुल मिलाकर के पूरा व्यय जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए वो कितना है, 19,744 करोड़ रुपए का, जिसको सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है और 2030 तक इस मिशन के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि देश में ग्रीन हाइड्रोजन को 2030 तक के लक्ष्य हैं सारे। देश में ग्रीन हाइड्रोजन की कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का विकास हमको करना है। इसके साथ साथ 2030 तक 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल इन्वेस्टमेंट होने की संभावना जताई गई है। 6 लाख से ज़्यादा रोजगार जो है इससे सृजित होंगे। कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य के जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उनके आयात में कमी होगी, यानी जो हम बाहर से आयात करते हैं उसको कहीं ना कहीं बोझ को कम करने का जो संकल्प है वो इसमें लिया गया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन हर साल कमी करने का लक्ष्य सरकार ने इसमें रखा है। सरकार का मानना है कि इस मिशन से हरित हाइड्रोजन और उसके सहायक उत्पादों के निर्यात के अवसर उत्पन्न होंगे, उद्योगों व ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन के उत्सर्जन में कमी आएगी और बड़े पैमाने पर उत्पादन और हाइड्रोजन का उपयोग करने में सक्षम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास अगर पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।